नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने दिए टिहरी में होने वाली G20 की बैठकों की तैयारियों के निर्देश। कहा, उत्तराखंड को वैश्विक पटल पर लाने का सुनहरा मौका, लोकल टू ग्लोबल की दिशा में बढ़ने पर फोकस। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों के लिए पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर की पैरवी। कहा, एक विधान एक संविधान का किया उल्लंघन, 2001 से 2015 तक की नियुक्तियों को दिया जा रहा संरक्षण। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत होंगे शिक्षकों की ट्रांसफर। तबादले प्रक्रिया में आएगी पारदर्शिता, सुगम और दुर्गम में सेवा का सबको मिलेगा मौका। हल्द्वानी में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ भरे हुंकार। कहा, मांग पूरी न होने पर 2024 में देंगे करारा जवाब। और आगामी चारधाम यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। यात्रा में ब्लैक मार्केटिंग न हो, इसके लिए स्पेशल टीम का गठन। बद्रीनाथ में तीर्थ यात्रियों के लिए बनाए जा रहे टेंट हाउस। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। टिहरी दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने G20 की बैठकों को उनकी पूरी तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि टिहरी जनपद में G20 की जिन 2 बैठकों का आयोजन होना है, उस दौरान हम अपनी सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने, जनपद के धार्मिक और पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों को लेकर बेहतर से बेहतर ढंग से हमें प्रस्तुतिकरण देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को वैश्विक पटल पर लाने का ये सुनहरा मौका हमारे पास है। लोकल टू ग्लोबल की दिशा में खास ध्यान देने की भी बात कही है। वहीं इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जनपद में कई योजनाओं का शुभारंभ भी किया। वहीं टिहरी दौरे से लौटने के बाद हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकुल ऑडिटोरियम में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम के बाद जिला पंचायत कार्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और जिला पंचायत सदस्य के साथ मुलाकात भी की है। और मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का मंत्र दिया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हर की पौड़ी को कॉरिडोर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सबके सहयोग से हरिद्वार को दिव्य हरिद्वार बनाया जाएगा। आज सब हमारा यहाँ प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ है और इस सम्मेलन में जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो ओबीसी वर्ग के हितों में जो निर्णय लिए गए हैं, जो पिछले 60 सालों में कोई भी जो निर्णय 70 सालों में नहीं हुए, वो सभी काम पिछड़ा वर्ग के लिए लिए गए हैं, गरीबों के लिए लिए गए हैं। उसी पर यहाँ पर चर्चा हुई है और हमारे सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से केंद्र की सरकार ने अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं जो केवल और केवल गरीबों को समर्पित। और अब बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। आज हरिद्वार दौरे पर पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी रहे हैं। उन्होंने विधानसभा से बर्खास्त 228 कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से पैरवी की है। बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली के लिए एक बार फिर उन्होंने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के साथ भेदभाव रवैया अपनाया जा रहा है। एक विधान एक संविधान का भी उल्लंघन किया गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2016 की नियुक्तियों पर ही कार्रवाई हुई, जबकि 2001 से और 2022 तक सभी नियुक्तियां एक समान हुई है। लेकिन 2001 से 2015 की सभी नियुक्तियों को संरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली के लिए उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्पीकर ऋतु खंडूरी को पत्र लिखा था। पत्र पर सरकार की तरफ से कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है, जिसके बाद उन्होंने कहा है कि अब बर्खास्त कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए वो कोर्ट की शरण में जाएंगे। के लिए मैं पहले चिट्ठी लिखा हूँ मुख्यमंत्री से। मैं प्रयास करूँगा बात करके उनको बताने के लिए। यदि नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब 2001 से 2015 की बात आई थी सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने कहा कि हमें इसमें कुछ कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट में यह फैसला हो गया। तो दोबारा हाई कोर्ट में जाओ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह सकते हैं आपकी जो फैसला थी उस फैसला की उल्लंघन हुई है और इसीलिए आप इसके लिए नया निर्णय का आदेश दीजिए। स्पष्ट दिखता है कि जीतना चाहिए। एक बार आपने कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हाँ ठीक है,
और हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको हाँ कह दिया। तो फिर मैं ये समझता हूँ कि धारा 14 जो मैंने बताया, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अनुसार इनके साथ भी उतना ही न्याय करना पड़ेगा जितना आपने पहले किया था। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तो थोड़ा भी किंचित भी कोई संदेह है कि हम इस केस को हारेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर शिक्षकों के तबादले नियमावली के तहत होंगे, जिसको लेकर कई राज्यों का अध्ययन शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है। क्या कुछ प्रक्रिया शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर अपनाई जाएगी, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के तबादले अब ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत होंगे। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का दावा है कि जो शिकायतें शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर रहती है, वह ऑनलाइन तबादले प्रक्रिया होने के बाद दूर हो जाएंगी। आपने देखा होगा, जब हमारी नई सरकार बनी तो मैंने 6 राज्यों का अध्ययन किया। उसमें कर्नाटक भी है, उसमें गुजरात भी है, उसमें हमारा हरियाणा भी है, उसमें केरल भी है। 6 राज्यों में पूरा अध्ययन करके तो गुजरात में जो विद्या समीक्षा केंद्र बनाया गया है, प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तब उनने उसको बनाया था। तो अब हमारे राज्य में भी विद्या समीक्षा केंद्र ऑलमोस्ट जो है बन के तैयार हो रहा है और 27 मार्च को इसकी लॉन्चिंग होगी। विद्या समीक्षा केंद्र बनने के बाद हर चीज़ जो है ऑनलाइन हो जाएगी, चाहे वो ट्रांसफ़र हो, चाहे बच्चों का करिकुलम हो, चाहे रजिस्टर भरने की प्रक्रिया हो, चाहे हाजिरी हो, हर चीज़ को। और मैं कह सकता हूँ कि इससे बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत समय बच जाएगा टीचरों को। शिक्षकों के तबादलों में सुगम दुर्गम को लेकर हमेशा से शिकायतें आती रही है। यही वजह है कि उत्तराखंड के सबसे बड़े शिक्षा महकमे में जब भी ट्रांसफर की बात आती है तो पारदर्शी तरीके से उन शिक्षकों को ट्रांसफर में न्याय नहीं मिल पाता, जो सालों से वास्तव में दुर्गम में सेवाएं कर सेवानिवृत्त भी हो जाते हैं। जबकि राजनीति में पहुंच रखने वाले शिक्षक सुगम में ही पोस्टिंग पाकर सेवानिवृत्त होते हैं। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में स्थानांतरण संबंधी कानून राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ स्थानांतरण कानून का पारदर्शी होने के साथ साथ कठोर होना भी आवश्यक है, अन्यथा इस राज्य में स्थानांतरण उद्योग पनपने का खतरा हमेशा ही बना रहेगा। शिक्षा विभाग क्योंकि सबसे बड़ा विभाग है, इसलिए इस विभाग का स्थानांतरण कानून और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। स्थानांतरण कानून संबंधी प्रावधानों को एक्ट के रूप में ही होना चाहिए, जिससे स्थानांतरण व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। ऑनलाइन स्थानांतरण एक्ट में संशोधन कर भी किए जा सकते हैं। पहले तो वर्षों हमें एक्ट लाने में लगे, यदि एक्ट में कोई खामी है तो उसमें संशोधन कर उसे अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सकता है, लेकिन हर 1-2 साल बाद नए नियम लाना व्यावहारिक व न्यायपूर्ण नहीं है। माना जा रहा है कि आगामी तबादले सत्र में शिक्षकों के ट्रांसफर ऑनलाइन प्रक्रिया से ही होंगे। शिक्षा विभाग को पूरी तरीके से पारदर्शी बनाने को लेकर विद्या समीक्षा केंद्र को प्रदेश में लागू किया जा रहा है। गुजरात के बाद विद्या समीक्षा केंद्र को लागू करने वाला उत्तराखंड दूसरा राज्य होगा। पहली बात यह है कि एक्ट को हटाने का जहां तक बात है, एक्ट प्रभावी है तो नियमावली को प्रभावी करने के लिए अधिनियम में ही संशोधन करना पड़ेगा, उसी का इसको भाग बनाया जाएगा। और माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए थे, हम लोगों ने हरियाणा, हिमाचल और CBSE की भी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसका अध्ययन किया था। और उसके पूर्व में जब यहाँ अधिनियम नहीं था, शिक्षा विभाग के लिए पहले जो नियमावली थी उसको भी हम लोगों ने देखा और सारी चीज़ों को मिश्रित करते हुए और लोगों का सुझाव भी लिया था, उसको फिर फाइनल करके भेजा था। कार्मिक विभाग के कुछ सुझाव थे जब वहाँ प्रस्तुतिकरण दिया गया था, तो कार्मिक विभाग के सुझावों को भी हमने सम्मिलित करते हुए दोबारा वहाँ सबमिट किया है। उत्तराखंड में जो भी शिक्षा मंत्री बनता है वो शिक्षकों को ट्रांसफर में न्याय दिलाने की बात जरूर करता है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार जिस नई नियमावली के तहत ऑनलाइन ट्रांसफर की बात की जा रही है, क्या उससे राजनीतिक पहुंच रखने वाले शिक्षकों को भी झटका लगेगा? क्योंकि अगर पारदर्शी और ऑनलाइन व्यवस्था के तहत 100% ट्रांसफर किए जाते हैं तो सुगम में सेवाएं देने वाले शिक्षकों को पहाड़ जरूर चढ़ना होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित कांग्रेस के महाधिवेशन के दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने देश में विभाजनकारी, जनविरोधी और पूंजीपतियों की हितैषी सरकार के विरुद्ध समस्त देशवासियों से एकजुट होने की बात कही। उनके इस बयान पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी की प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि कांग्रेस पर निशाना साधते उन्होंने ये कहा है कि पहले कांग्रेस अपने साथ जुड़े पूंजीपतियों की लिस्ट सबके सामने रखे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि करण माहरा के इस बयान से भाजपा बौखला गई है। पहली चीज तो ये शुरुआत मैं उत्तराखंड से ही करती हूँ कि ये पूंजीपतियों और वगैरह की सरकार की जो ये बात कर रहे हैं, तो एआईसीसी की अभी लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें प्रीतम सिंह जी का बयान आया कि इसमें काफी ऐसे लोग हैं जिन पर मुकदमा दर्ज है। तो पहले तो शुरुआत ये अपने आप से करें और ये देखें कि कितने उसमें सम्मिलित हैं जिसपे आरोप है, तो पहले उनको हटाएं और अपनी जांच पड़ताल करें कि कितने लोग हैं जिन पर आरोप है, क्योंकि आपके ही पार्टी के सम्मानित कहते हैं प्रीतम सिंह जी की इनमें आरोप है, उसमें हरदा भी शामिल है, उसमें इनकी कांग्रेस की प्रवक्ता भी शामिल है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा जी का 50वें राष्ट्रीय अधिवेशन में जो संबोधन है, शायद वो भारतीय जनता पार्टी के गले नहीं उतर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो जन विरोधी चेहरा है, जो आज संविधान और लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में खतरे में पड़ गया है, शायद करण माहरा जी का तीर सही जगह जाकर लिखा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को चुभ रहा है। और एक बार फिर से पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला है। हल्द्वानी में हजारों कर्मचारियों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने वाटिका बैंकेट हॉल से शहीद पार्क तक पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए जुलूस भी निकाला। इस प्रदर्शन में एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु भी कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करने के लिए हल्द्वानी पहुंचे। उन्होंने सरकार से कर्मचारियों के हित पर कदम उठाने के साथ ही पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। विजय कुमार बंधु ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर सरकार को इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। हल्द्वानी में हमारे एक संभाग का ये कार्यक्रम है, एक महारैली है और हम लोग जिस तरह से आप देख रहे हैं जन सैलाब से चुको कर्मचारियों का आया, एनएमओपीएस के बैनर तले पूरे देश के अंदर पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ी जा रही है। यहाँ पर हमारे जीतू पहलूनी जी हैं, मुकेश रटूरी जी हैं, जिनके नेतृत्व में पूरी टीम काम कर रही है और आने वाले समय में अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग जो हमारी बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट हो चुका है। तीर्थ यात्रियों की व्यवस्थाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार केदारनाथ की तरह ही बद्रीनाथ धाम में भी यात्रियों को टेंट कॉलोनियों में रहना पड़ेगा। वहीं यात्रा को ब्लैक मार्केटिंग से दूर रखने के लिए भी प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। साथ ही बाहरी राज्यों से आने वाले कमर्शियल वाहनों के लिए भी गाइडलाइन जारी की है। इसके अलावा यात्रा को लेकर प्रशासन की कुछ ठोस तैयारियां की है, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अप्रैल से प्रदेश में चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। साल 2022 की अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ धाम में 17 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए थे, तो वहीं केदारनाथ धाम में 15 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्री पहुंचे थे और माना जा रहा है कि इस साल की यात्रा में यह आंकड़ा भी पार होगा। और यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए इस बार केदारनाथ धाम की तरह ही बद्रीनाथ धाम में भी 2000 टेंट कॉलोनी बसाई जा रही है, जिसका बड़ा कारण यही है कि बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान पर काम चल रहा है और कई होटल और धर्मशालाएं अभी तैयार नहीं हुए हैं। साथ ही जोशीमठ में भी लगातार दरारें बढ़ रही है, तो इन यात्रियों को टेंट कॉलोनी हाउस में बसाया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ ही यात्रियों को सुविधा भी मिलेगी। वर्तमान में जो चारधाम यात्रा 2023 है उसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं और सभी जिलाधिकारी अपने अपने जहाँ धाम है वहाँ पर सभी विभागों के साथ समन्वय करके तैयारियां कर रहे हैं। इस बार जो आवासीय सुविधाओं की बात है तो उसमें विगत वर्ष भी ये व्यवस्था की गई थी कि जहाँ जहाँ पर आवास सुविधाएँ थोड़ी कम हैं तो वहाँ टेंटेज आदि की व्यवस्था भी की जाए। तो इसमें केदारनाथ जी में और बद्रीनाथ में दोनों जगह ये किया जा रहा है कि जो टेंटेज आदि की जहाँ आवश्यकता है, चाहे वो यात्रियों के लिए हो, कई बार पुलिस प्रशासन स्टाफ के लिए भी अकोमोडेशन कम पड़ जाती है, उनके लिए भी। वहीं इस बार की यात्रा में ब्लैक मार्केटिंग ना हो, इसके लिए भी प्रशासन ने हर जिले में स्पेशल टीम का गठन किया है, जिसमें जिला प्रशासन, खाद्य आपूर्ति, पुलिस के अधिकारी होंगे।
जो यात्रा मार्गों में रेट लिस्ट के साथ ब्लैक मार्केटिंग पर नजर रखेंगे। इसके साथ ही दर्शन के लिए इस बार यात्रियों के लिए टोकन की व्यवस्था भी जारी की गई है। जो क्यूइंग की जो व्यवस्था है केदारनाथ जी में विशेषकर, तो पर्यटन विभाग इस बार प्रयास कर रहा है कि टोकन का जो सिस्टम है वो लागू किया जाए। अभी उसमें ट्रायल चल रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि फिर लोगों को पता रहेगा कि कितने समय में उनका नंबर आएगा, तो ये कम हो जाएगा। इसके अलावा जो ड्यूटी पर पुलिस अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको भी बोला गया है कि वो सतर्कता के साथ इसको देखें। वहीं परिवहन विभाग ने चारधाम यात्रा पर आने जाने वाले वाहन चालकों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश सभी चेक पोस्ट, बस अड्डे और स्टेशन पर चस्पा कर दिए जाएंगे। एक तो हमारे यहाँ डामटा में लगता है, एक उठाल गेट आपने देखा होगा यहाँ, एक तपोवन में ब्रह्मपुरी तपोवन है, और एक हमारे यहाँ सोनप्रयाग के पास भी लगता है, और एक ऋषिकेश में और भी हम लोग लगा रहे हैं जो पहले से लगती आ रही है। 5 चेक पोस्ट हमारे यहाँ लगी है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, अभी तो वर्तमान में हमारे सभी जगह टीमें हैं, लेकिन चारधाम यात्रा के टाइम में हम अपनी टीमों को बढ़ा देंगे। हम कुछ इंटरसेप्टर वाहन वहाँ लगाने वाले हैं। इंटरसेप्टर वाहन आपने देखा होगा जिसमें कैमरे भी लगे होते हैं, वो ओवर स्पीड को भी डिटेक्ट करते हैं और काफ़ी अच्छा उसमें उनका रिस्पॉन्स रहता है। और इससे क्या होता है कि एक जो वाहन चालक है उसमें थोड़ा सा नियम कानून के प्रति वो इसको ज़्यादा अनुपालन करने लगते हैं, डर भी होता है उनको। यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए शासन प्रशासन हर तैयारियों को पूरा करने का दावा अभी से कर रहा है। लेकिन समय ही तय करेगा कि दावे कितने धरातल पर उतरते हैं और तीर्थ यात्रियों को उनका कितना फायदा मिलता है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में बीजेपी पार्षद की गुंडई का सीसीटीवी वायरल हो रहा है। आरोप है कि अतिक्रमण हटाने के विवाद के चलते पार्षद दबंगों के साथ पीड़ित के घर जा घुसा, जहां पार्षद सहित उसके साथियों ने जबरदस्त मारपीट की और घर में मौजूद लोगों को जान से मारने का भी प्रयास किया। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब वो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये रिपोर्ट। ये मामला राजधानी देहरादून के राजपुर का है, जहां पार्षद की फौज ने जबरदस्त मारपीट कर डाली। पार्षद की मारपीट का सीसीटीवी सबके सामने है, जिसमें पार्षद की दबंगई का जो आलम देखने को मिल रहा है, उसने राजधानी पुलिस की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए हैं। सीसीटीवी में देखिए वर्तमान पार्षद संजय नोटियाल अपने अन्य पार्षद साथी और दबंगों के साथ जाखन के एक घर में जा घुसे और जमकर बवाल मचाने लगे। इतना ही नहीं, ये बवाल देखते ही देखते मारपीट में जा बदला। बताया जा रहा है कि पार्षद संजय नोटियाल के अवैध जमीनी कब्जों को तोड़ने के लिए सोसाइटी सचिव प्रवीण भारद्वाज लगातार संघर्ष कर रहे थे, जो बीजेपी के पार्षदों को नागवार गुजरा और बीजेपी के नाम पर राजधानी के माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। सीसीटीवी में जो आप देख रहे हैं वो सभी बीजेपी के पार्षद हैं। मारपीट बढ़ती देख आसपास खड़े पुलिस कर्मियों को बीच बचाव के लिए आना पड़ा और बामुश्किल बवाल को शांत करवाने की कोशिश की गई। वहीं इस घटना के बाद राजधानी पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने मामले में भाजपा पार्षदों समेत 21 लोगों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो तो वादी ने दिया है, लेकिन उसको जो भी वीडियो जो फुटेज हमारे पास अवेलेबल है उसके जिससे जो इन्वॉल्व होंगे इसमें बिल्कुल तटस्थ होकर हम लोग चेक कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं। और हो सकता है कि वो अतिरंजित होकर के या बड़ा चढ़ा करके उसमें लिखा गया हो, तो उसको हम देख रहे हैं। उसमें ज़्यादातर लोग तो वहाँ आए थे बीच बचाव के लिए, वो देखना पड़ेगा। इसमें संभावना है कि काफ़ी लोग कम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब बीजेपी पार्षदों की दबंगई राजधानी के इलाकों में देखी गई हो। हालांकि मुकदमा दर्ज होने के बाद राजधानी पुलिस किस दिशा में जांच करेगी और क्या कुछ सख्त कार्रवाई ऐसे पार्षदों के खिलाफ होती है, वो देखने वाली बात होगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।
देहरादून में मलिन बस्तियों और उसके आसपास के इलाकों की अब नगर निगम ड्रोन के माध्यम से निगरानी करेगा। इसके लिए निगम की तरफ से कवायद भी शुरू हो चुकी है। नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि आईटीडी से मदद मांगी गई है कि ड्रोन के माध्यम से निगरानी करके डाटा निगम को उपलब्ध कराया जाए ताकि पता चल सके कि कहां निगम की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। लगातार जो हमारी भूमि की टीम है, जो अन्य अधिकारी हैं, उनको शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं कि निगम की भूमियों पे कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें हमारी मौके पे टीम जाके उसको तत्काल खाली करवाने का भी कार्रवाई करती है और चेतावनी भी जारी करती है और यदि किसी के द्वारा पुनः प्रयास किया जाता है तो एफआईआर की कार्रवाई भी करी जाती है। इसमें चूँकि मैन पावर इंटेंसिव काफ़ी हो जाता है और रिसोर्सेज की कमी के कारण थोड़ी समस्या आती है, तो आईटीडीए से भी इसमें मदद मांगी गई है कि ड्रोन के माध्यम से ज़मीनों की निगरानी करके हमको तत्काल सूचना प्राप्त करवा दें कि कहाँ पे निगम की भूमियों पे कब्जे हो रहे हैं। वहीं केंद्रीय वन और पर्यावरण विभाग द्वारा उत्तराखंड की 4 नदियों में खनन की अनुमति दी गई है। उत्तराखंड में गोला, कोसी, दाबका और शारदा नदी में अगले 5 साल तक खनन की परमिशन मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ दिनों पहले केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से भी मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने नदियों में खनन की अनुमति को राज्य के राजस्व के लिए महत्वपूर्ण बताया था। नदियों पर अगले 5 साल के लिए नवीनीकरण की अनुमति दे दी गई है, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि खनन के राजस्व में एक बड़ा बढ़ोतरी होगी इससे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, गोला नदी इसके माइनिंग की जो है सबसे बड़ा लॉट है जो हमारे प्रदेश में है। तकरीबन 1500 हेक्टेयर जमीन है जिसमें से पिकिंग होती है, चुगान होता है, तो और काफ़ी बड़ा रेवेन्यू सोर्स है वो नदी हम लोगों के लिए। तो उसका टर्म खत्म हुआ था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात करके उसको 1 महीने के लिए एक्सटेंड करवाया था और हमारा प्रस्ताव 5 साल के लिए रिन्यूअल के लिए पेंडिंग था भारत सरकार में, वो वहाँ से सहमति मिल गई है। वहीं डीआईजी और देहरादून एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने देहरादून पुलिस लाइन में सभी थाना प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग आयोजित की, जिसमें सभी थाना प्रभारियों को एसएसपी ने अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर खास निर्देश भी दिए। एसएसपी ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि जरा से भी लापरवाही काम में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने अपने थाना क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया। मीटिंग हम लोग जनवरी माह का जो अपराध हुआ है उसकी समीक्षा कर रहे थे और इसमें ये देखा गया, एक तो समन वारंट की तामली एक एरिया है जिस पर हमको फोकस करने की ज़रूरत है। दूसरा, जो वाहन चोरी के एरिया में और काम करने की ज़रूरत है। यद्यपि इम्प्रूवमेंट है लेकिन इसमें और उसको इम्प्रूव बढ़ाने की ज़रूरत है। बाकी जो ओवरऑल मैंने एक परफॉर्मा बनाया हुआ है 5 बिंदुओं का देहरादून में क्राइम कंट्रोल के लिहाज से, तो वो हमारा पिछले साल जब से मैं आया हूँ बड़ा कारगर हुआ है। वहीं चंपावत मुख्यालय के जिला अस्पताल में लंबे इंतजार के बाद आईसीयू से जुड़े स्टाफ की तैनाती कर दी गई है, जिसके बाद अस्पताल में आ रहे गंभीर मरीजों को आईसीयू में भर्ती किया जा सकेगा। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि सीएम धामी के आदेश के बाद जिला अस्पताल में आईसीयू के स्टाफ के साथ ही ईएनटी और ड्रामेटोलॉजिस्ट की तैनाती की गई है, जिसके बाद गंभीर मरीजों को हल्द्वानी या फिर बरेली रेफर नहीं करना पड़ेगा। हेल्थ में हमने जैसे बाकी ईएनटी स्किन भी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि यहाँ पे चंपावत में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसको कारगर बनाया जाए कि जो पेशेंट्स हैं उनको हल्द्वानी या इधर उधर ना जाना पड़े। इसके लिए हमारे पे ईएनटी डॉक्टर भी, स्किन डॉक्टर भी आ गए, हमारे फिजिशियंस हैं। इसी की तर्ज पर जो आईसीयू बंद था क्योंकि हमारे पे स्टाफ नर्स नहीं थे, तो अभी यहाँ पे सीएचओ को 4 सीएचओ को हमने तैनात किया है, तो आईसीयू संचालित कर दिया गया है। वहीं रुड़की के भगवानपुर थाना कस्बे में बीच हाईवे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन भी किया। इसके साथ ही राजस्थान पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल मुस्लिम युवकों को जिंदा जलाकर उन्हें मारने को लेकर मोनू मानेसर पर हुई एफआईआर को लेकर राजस्थान सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया था। वहीं अजदुद्दीन ओवैसी के गोडसे वाले बयान पर भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए कहा कि हम गोडसे की औलाद हैं। परिसर राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा भगवानपुर में जो राजस्थान की पुलिस है, जो वहाँ पर 2 मुस्लिम युवकों को जिंदा जलाया गया है, उसकी जाँच होनी चाहिए। जाँच होने के बाद जो भी दोषी है, वो चाहे मोनू मानेसर ही क्यों ना हो, अगर मोनू मानेसर भी दोषी है, जांच करने के बाद उसको भी अंदर करना चाहिए। लेकिन अभी तक उसकी जांच नहीं हुई है, केवल आरोप लगाए गए हैं।
वहीं लोहाघाट में जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने एसडीएम तहसील कार्यालय और कोर्ट का औचक निरीक्षण किया और कोर्ट फाइल व रेगुलर फाइलों की जांच कर कर्मचारियों को जल्द से जल्द कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए और कमियों को दूर करने की भी बात कही है। जिलाधिकारी नरेंद्र भंडारी ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी काफी एक्टिव है। एसडीएम कोर्ट परिसर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तहसील परिसर में एक हॉल और पार्किंग का निर्माण जल्द करवाया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही डीपीआर बनाकर शासन को भेजी जाएगी। तहसील और जो एसडीएम कार्यालय है और जो कोर्ट है उसका औचक निरीक्षण किया गया। जो कोर्ट फाइल्स हैं और जो रेगुलर पत्रावली की फाइल्स हैं वो देखी गई। काफ़ी बाकी तहसीलों से व्यवस्थित तहसील है और कर्मचारी काफ़ी एक्टिव है। ऑफिसर्स भी हम यहाँ पे काफ़ी हार्डवर्क करते हैं और जो माइन्यूट थोड़ा डिटेल्स में जो कमी थी वो बताई गई। और यहाँ पे टॉयलेट है और जो साफ सफाई की व्यवस्था है और यहाँ पे स्पेस काफ़ी है पार्किंग और हॉल बनाने के लिए, तो उसके संबंध में डीपीआर बनाई जाएगी और इस शासन को भेजी जाएगी ताकि फ्यूचर में एक लोहाघाट नगर की जो पार्किंग की समस्या है उसमें एक तहसील भी कंट्रीब्यूट करेगा उसके सॉल्यूशन में और यहाँ पे पार्किंग प्लस मल्टीपर्पज हॉल बनाएगा। वहीं पौड़ी में नशा मुक्ति अभियान के तहत लगभग 13 लाख की 85 किलोग्राम गांजे को बरामद किया है। एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी श्वेता चौबे के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है, जिससे ड्रग पेडलरों में भी खौफ बना हुआ है। अब प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। सीएम धामी ने दिए टिहरी में होने वाली G20 की बैठकों की तैयारियों के निर्देश। कहा उत्तराखंड को वैश्विक पटल पर लाने का सुनहरा मौका, लोकल टू ग्लोबल की दिशा में बढ़ने पर फोकस। विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारियों के लिए पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर की पैरवी। कहा एक विधान एक संविधान का किया उल्लंघन, 2001 से 2015 तक की नियुक्तियों को दिया जा रहा संरक्षण। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत होंगे शिक्षकों की ट्रांसफर। तबादले प्रक्रिया में आएगी पारदर्शिता, सुगम और दुर्गम में सेवा का सबको मिलेगा मौका। हल्द्वानी में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राज्य कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ भरे हुंकार। कहा मांग पूरी न होने पर 2024 में देंगे करारा जवाब। और आगामी चारधाम यात्रा को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। यात्रा में ब्लैक मार्केटिंग न हो, इसके लिए स्पेशल टीम का गठन। बद्रीनाथ में तीर्थ यात्रियों के लिए बनाए जा रहे टेंट हाउस।